हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे भस्मों की परीक्षा के बारे में। ठीक है। तो रस शास्त्र में हम अगर कोई भी भस्म बनाते हैं तो जब हमारी भस्म बन के तैयार हो जाती है तो हम ये कैसे पता करेंगे कि भस्म जो है वो ठीक बनी है या नहीं बनी है। ठीक है। किसी पर्सन के लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है। उसके अंदर रोग नाशक शक्तियाँ हैं या नहीं है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि कुछ भस्म की परीक्षाएं की जाती हैं। तो उनको हम समझेंगे कि क्या क्या परीक्षाएं हम भस्मों की कर सकते हैं। तो पहली आपकी आती है वारितर। ठीक है। तो वारी का मतलब होता है पानी। ठीक है। पानी का एक पर्यायवाची शब्द है वारी। और तर का मतलब होता है तैरना। ठीक है। ये तो नाम से ही क्लियर हो गया, वारी तर यानी जो पानी के ऊपर तैरे वो भस्म क्या है आपकी अच्छी होगी। तो इसमें क्या दिया गया है, धातुओं की भस्म को अंगुष्ठ और तर्जनी से दबाकर जल में डालने पर यदि वह जल में तैरती रहे तो उस भस्म को वारितर भस्म कहते हैं। ठीक है। यानी अगर कोई भी धातुओं की भस्म है उसको अंगूठे और जो तर्जनी इंडेक्स फिंगर है उसमें दबाकर जल के ऊपर अगर हम डाल दें या उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, यदि वह जल में तैरती रहे तो उस भस्म को वारितर भस्म कहेंगे। ठीक है। तो ये आपका भस्मों की परीक्षा में पहला पॉइंट था, वारितर यानी कि वो भस्म अच्छी होगी जो पानी के ऊपर तैरती रहेगी। फिर आपका आएगा रेखापूर्ण। तो रेखापूर्ण में क्या है, किसी धातु भस्म को तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ से उठाकर रगड़ा जाए और वह भस्म उंगलियों की रेखाओं में भर जाए तो उसे रेखापूर्ण भस्म कहते हैं। ठीक है। रेखा का मतलब है यहाँ पर जो हमारे हाथों में जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनसे। ठीक है। तो जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं रेखा पूर्ण, उनमें अगर वो पूर्ण हो जाए या भर जाए, यानी कि कोई भी धातु भस्म है, किसी धातु भस्म को तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ वही इंडेक्स फिंगर और अंगूठे से उठाकर अगर रब कर दिया जाए, रगड़ दिया जाए और वह भस्म जो है वो उंगलियों की रेखाओं में भर जाए, यानी जो फिंगरप्रिंट्स हैं वहाँ के उसमें भर जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखापूर्ण भस्म कहेंगे। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है निरुत्त। तो निरुत्त का क्या है, किसी धातु भस्म को रजत के साथ मिलाकर, रजत होता है आपका सिल्वर यानी एजी अर्जेंटम। ठीक है। तो कोई भी धातु भस्म है उसको रजत के साथ अगर मिला दें हम, मिलाकर धमन करने के उपरांत, यानी किसी धातु भस्म को रजत के साथ मिला दें फिर धमन करने के बाद यदि उस भस्म का कोई भी अंश रजत में ना मिले, यानी कोई भी भस्म हो सकती है, सोने की हो सकती है, स्वर्ण भस्म हो सकती है, ठीक है, लौह भस्म हो सकती है, तो अगर वो रजत में ना मिले अर्थात रजत का वजन ना बढ़े, ठीक है, अगर वो रजत में मिल जाएगी तो रजत का वेट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो उसका कोई भी अंश क्या है, रजत में नहीं मिलना चाहिए और रजत का वजन ना नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो उस धातु भस्म को हम निरुत्त भस्म कहते हैं। फिर आपका आएगा अपुनर्भव। अपुनर्भव में आपका किसी धातु भस्म को मित्र पंचक के साथ मिलाकर, ठीक है, मित्र पंचक एक कंटेंट है, तो कोई भी धातु भस्म है अगर उसको मित्र पंचक के साथ मिलाकर धमन करेंगे तो उसके बाद यदि उस भस्म में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात वह अपने मूल धातु में परिवर्तित ना हो, तो उसे अपुनर्भव कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपने लौह भस्म बनाई और आपने उसको मित्र पंचक के साथ मिला दिया, मिला के धमन कर दिया, तो उसके बाद में अगर लौह भस्म में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है, और ना ही वह अपने मूल धातु में परिवर्तित यानी लोहे में दोबारा कन्वर्ट नहीं होती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, अपुनर्भव कहेंगे। ठीक है। फिर आपके ये सारे जो हैं वो नाम से ही क्लियर हैं, जैसे कि निस्वादु जिसके अंदर कोई स्वाद ना हो। ठीक है। तो भस्म के अंदर कोई भी स्वाद नहीं होता है। निर्धूम यानी कोई भी धुआं नहीं होगा अगर उसको हम अग्नि पर रखेंगे, नो स्मोक व्हेन प्लेस्ड ऑन फायर। निश्चंद्र, जो भस्म है उसमें किसी प्रकार की चमक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अवामी, वामी का मतलब होता है वमन या वॉमिट। ठीक है। और उसको खाने से उसका जो टेस्ट होगा क्या, मेटेलिक जैसा होगा, तो उसको खाने से वॉमिट या नोज़िया नहीं होनी चाहिए। अम्ल परीक्षा, उस भस्म की हम अम्ल परीक्षा भी करते हैं, कांजी और नींबू रस इन सब से उसकी परीक्षा की जाती है। फिर आता है लघुता, प्रत्येक भस्म जो है वो लघु होनी चाहिए और सूक्ष्म होनी चाहिए, यानी फाइन होनी चाहिए बहुत ही ज़्यादा, सुलक्षण चिकनी भी होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है आपका दंताग्रे कचकचा भाव, यानी जब हम उसको अपने दांतों के बीच में रखेंगे तो कच कच आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है।
तो उस भस्म को हम क्या समझेंगे, श्रेष्ठ भस्म समझेंगे, या भस्म जो है वो ठीक प्रकार से बनी है ऐसा समझेंगे। तो एक बार हम फिर से इसको रिकॉल करते हैं। तो भस्मों की परीक्षा हम पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है वारी। वारी मतलब पानी, तर मतलब तैरना, ठीक है। वो भस्म जो पानी के ऊपर डालने से ऊपर ही तैरे उसको हम श्रेष्ठ भस्म कहेंगे और वारितर भस्म कहेंगे। फिर आता है रेखापूर्ण। रेखा थे हमारे फिंगरप्रिंट्स, यानी कोई भी जो भस्म होगी धातु की, अगर वो तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ में ली जाए और वो वहाँ के फिंगरप्रिंट्स में अंदर प्रवेश कर जाए, उनको पूर्ण कर दे हमारे फिंगरप्रिंट्स को, तो उसको हम कहेंगे रेखा पूर्ण। फिर आता है निरुत्थ भस्म। तो निरुत्थ क्या है, अगर कोई भी धातु भस्म को हम रजत के साथ मिला के धमन करेंगे, तो अगर उसका कोई भी अंश रजत में ना मिले और रजत का वजन ना बढ़े, तो उस धातु भस्म को हम क्या कहेंगे, निरुत्त कहेंगे, ठीक है। फिर आता है अपुनर्भव। अपुनर्भव में हम इसको मित्र पंचक के साथ मिलाकर धमन कर रहे थे, और उसके बाद भस्म में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वह अपने मूल धातु में परिवर्तित भी नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे अपुनर्भव। निस्वादु यानी उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। निर्धूम, उसमें धुआं नहीं निकलना चाहिए, उसमें चमक भी नहीं होनी चाहिए, और उसे खाने से मेटेलिक टेस्ट उसका लगेगा या वॉमिट या नोजिया हो सकती है। और अम्ल परीक्षा हम उसकी कांजी और नींबू रस के साथ करते हैं, और वो भस्म लघु होनी चाहिए, सूक्ष्म फाइन होनी चाहिए, सलक्षण चिकनी होनी चाहिए, और दंत आग्रे कचकचा भाव, यानी अगर हम उनको दांत के बीच में रखेंगे उस भस्म को, तो कच कच जैसी आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है।